नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड प्राइम और मैं हूं आपके साथ मोनिका गुप्ता। इस बुलेटिन में आपको दिखाएंगे उत्तराखंड की तमाम अहम और बड़ी खबरें। राज्य मंत्री रेखा आर्य और आईएएस अधिकारी वी षणमुगम के बीच चल रहे विवाद को लेकर सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने उच्च स्तरीय जांच गठित की है और इस मामले की प्रमुख सचिव मनीषा पवार जांच करेंगी। मुख्यमंत्री के इस निर्णय का राज्य मंत्री रेखा आर्य ने स्वागत किया है, साथ ही कुछ सवाल भी खड़े किए हैं। उनका कहना है कि क्या एक आईएएस अधिकारी दूसरे आईएएस की पारदर्शी और निष्पक्षता होगी और दोषी पाए जाने पर अधिकारी पर कार्रवाई होगी या नहीं। साथ ही उन्होंने कहा कि अगर जांच में वो दोषी पाए गए तो मुख्यमंत्री की ओर से जो भी कार्रवाई होगी उसके लिए वो तैयार है। देखिए, मुख्यमंत्री जी ने जो जांच बैठाई है, मैं उस जांच बैठाने का स्वागत करती हूँ। माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्णय के साथ हूँ, पर मेरा अपना एक विचार है कि क्या एक आईएएस की जांच करेगा तो कितनी उसमें पारदर्शिता और कितनी उसमें निष्पक्षता होगी, ये एक प्रश्न बनेगा। और दूसरा मैं ये कहना चाहती हूँ कि यदि जांच में जो कोई भी दोषी पाया जाता है, यदि मान लीजिए मैं दोषी पाई गई, मैं अपने हर दंड को जो मेरा मुख्यमंत्री तय करेंगे या मेरी जनता तय करेगी, मैं उसे स्वीकार करूँगी। और यदि मेरे अधिकारी सचिव और डायरेक्टर यदि इसमें दोषी पाए गए तो आखिरकार क्या कार्रवाई की जाएगी और होगी अथवा नहीं होगी, ये जो है विचारणीय है। तो पवन दीक्षित हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। पवन, क्या कुछ पूरा मामला है और क्या कुछ अपडेट आपके पास? बिल्कुल मोनिका, आपको बता दें कि पिछले 2 दिन करीब 22 तारीख को राज्य मंत्री रेखा आर्या ने अपने विभाग के डायरेक्टर व अपर सचिव वी षणमुगम के ऊपर ये उनके लिए एक एसएसपी देहरादून को एक पत्र लिख करके ये मांग की थी कि वो पिछले 2-3 दिनों से गायब हैं, उनका अपहरण होने की आशंका है या फिर वो भूमिगत हो गए हैं। इस तरीके का एक लेटर लिख करके एसएसपी से ये कहा था कि हमारे अपर सचिव डायरेक्टर को ये तत्काल प्रभाव से उनको खोजबीन की जाए, जानकारी दी जाए और उसके बाद में अगर वो मिल जाते हैं तो हमारे सामने भी उनको पेश किया जाए। तो कुल मिलाकर के मामला हाई प्रोफाइल होने के बाद जब पुलिस के पास ये पत्र पहुंचा मंत्री का, तो उसके बाद में उन्होंने उनको पता लगाया तो वो 2 दिन पहले से ही अपने घर पे होम आइसोलेशन पे थे। उन्होंने ऑफिसर्स छुट्टी ले रखी थी, ऑफिशियल छुट्टी ले रखी थी सचिवालय से, लेकिन रेखा आर्या ने आरोप लगाया कि वो हमारा फोन नहीं उठा रहे थे। हालांकि ये जानकारी तत्काल प्रभाव से मिल गई पुलिस को कि वो अपने घर पे थे, लेकिन उसके बाद में आईएएस बनाम जो मंत्री नेताओं की जो हमेशा से तनातनी चलती आ रही थी वो और ज्यादा तेज हो गई। तमाम अधिकारी भी ये कहने लगे, क्योंकि रेखा आर्या के साथ कई अधिकारियों ने काम करने से पहले भी मना कर किया है। और अगर वी षणमुगम की अगर बात की जाए तो काफी ईमानदार और अच्छे व्यक्तित्व के आईएएस अफसर माने जाते हैं। वो किसी भी प्रकार के अभी तक कोई भी भ्रष्टाचार का आरोप उन पर नहीं लगा, लेकिन पत्र में रेखा आर्या के द्वारा ये उन पर भ्रष्टाचार का आरोप कुछ लगाया गया था कि एक टेंडर निकाला गया था, उसमें कुछ अनियमितताएं बरती गई हैं, उसको कैंसिल करने के लिए दबाव बनाया जा रहा था। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने गंभीरता दिखाते हुए ये अधिकारी हो या फिर मंत्री हो, इस पूरे प्रकरण की जांच कराने के लिए अपर सचिव मनीषा पवार को जिम्मेदारी सौंपी है और अब वो इस पूरे मामले की जांच करेंगी। पवन, लेकिन एक बात जो एक बात जो इस बीच देखने को मिल रही है वो ये कि रेखा आर्य जहां इस जांच से संतुष्ट भी हैं तो वहीं थोड़ी असंतुष्ट भी नजर आ रही हैं। हाँ, बिल्कुल रेखा आर्या की मजबूरी है कि अब जब मुख्यमंत्री ने संज्ञान लिया है और उन्होंने खुद इसमें पत्र में इसका जिक्र किया है, भ्रष्टाचार होने का जिक्र किया है कि टेंडर में अनियमितताएं बरती गई हैं, इसको गंभीरता से जीरो टॉलरेंस की सरकार ने लिया है, मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने लिया है। उनकी जांच कराने के लिए जब उन्होंने आदेश दिए हैं और जांच से भी वो असंतुष्ट दिखाई दे रही है। उनका कहना यह है कि क्या कोई आईएएस अफसर किसी आईएएस अफसर की जांच निष्पक्षता से कर सकेगा, ये बड़ा सवाल है। हालांकि उन्होंने ये भी कहा है मुख्यमंत्री के द्वारा अगर कोई भी हमारी तरफ से अगर कोई गलती हुई है या हमने कोई ऐसी गलत चीजों के लिए हमने दबाव बनाया अधिकारी पे, अगर जांच में ये सत्यता पाई जाती है तो मैं हर तरीके की जिम्मेदारी से अपना पक्ष रखने का काम करूंगी और जो भी सजा अगर हमें दी जाती है, अगर हम दोषी होते हैं तो वो भी हमें स्वीकार होगी।
चलिए आप बने रहिए हमारे साथ पवन। तो ये बड़ी जानकारी दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं किस तरीके से सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने इस मामले में जांच गठित की है और अब इस पूरे मामले की जांच होगी। चलिए रुक करेंगे अगली बड़ी खबर की ओर। महानगर सिटी बस सेवा महासंघ ने जिला निर्वाचन अधिकारी को पत्र लिखकर भेजा है, जिसमें उनसे ये निवेदन किया गया है कि दिनांक 19 मार्च 2019 को संभागीय परिवहन अधिकारी देहरादून की अध्यक्षता में जो कमेटी गठित हुई थी और उस समिति द्वारा जो आख्या शासन को प्रस्तुत की गई थी, जिसमें कि निर्वाचन कार्यों में लगने वाले प्राइवेट वाहनों के किरायों का निर्धारण होना था, क्योंकि पूर्व से ही हमें अपनी सिटी बसों का चुनाव कार्यों में जाने पर कम किराया मिलता है। ऐसे में जबकि हमारी ये मांग है कि जो समिति की रिपोर्ट शासन में प्रस्तुत की गई है वो वर्तमान समय के हिसाब से सही प्रतीत होती है, इसलिए हम चाहते हैं कि आगे जब भी शासन द्वारा निर्वाचन कार्यों के लिए हमारी सिटी बसों का बुलाया जाए तो हमें समिति की रिपोर्ट के आधार पर जो वाहनों के दरों का निर्धारण हुआ है उन्हीं के निर्धारण की भी दरों पर हमें भुगतान किया जाए। ऐसा मैंने परसों जो है जिला निर्वाचन अधिकारी को जो है ज्ञापन प्रस्तुत किया है, क्योंकि माने जिलाधिकारी ही जो है जिला निर्वाचन अधिकारी होते हैं। हमारा ये कहने का है कि हमारी सिटी बसें हैं, चाहे वो आपदा में हो, चाहे अभी आपने देखा हुआ कोविड-19 में हमारी काफ़ी सारी बसें लगी हुई थी, और चाहे अभी निर्वाचन के कार्यों में कभी भी जो चुनाव होते हैं उसमें हमारी बसें जाती हैं, लेकिन उसमें जो है हमें बहुत कम किराया मिलता है। अब आप ये लगाओ कि हमारी 22-24 सीटर बस है तो हमें 1102 रुपये मिलते हैं, और जो हमारी 28 से 32 सीटर हमें 1242 रुपये मिलते हैं, जबकि 1000 रुपये तो हम चालक परिचालक को दे देते हैं। तो आप ये लगाओ अगर हमारे को 1102 रुपये मिल रहे हैं, उसमें 102 रुपये में कहाँ तक मोटर मालिक अपना लाभ लेगा। इंश्योरेंस है, टैक्स है, मेंटेनेंस है, गाड़ी की फिटनेस है, परमिट की फीस है, इसे लगा दिया जाए तो हम हमेशा जो है नुकसान में रहते हैं। पवन दीक्षित हमारे सहयोगी बने हुए इस खबर पर। पवन, महानगर सिटी बस सेवा महासंघ का क्या कुछ कहना है, क्या कुछ उनकी मांगे हैं? बिल्कुल मोनिका, आपको बता दें क्योंकि ये लगातार ऐसी मांगे मोटर वाहन के जो स्वामी हैं उनके द्वारा उठाई गई है, जो एसोसिएशन है उनके द्वारा ये चीजें उठाई गई हैं, क्योंकि जब भी कभी चुनाव होता है तो सरकारी और गैर सरकारी जो भी वाहन होते हैं उनको सरकार अपने कब्जे में लेती है और उनका निर्वाचन में सहयोग करने के लिए उनका उपयोग किया जाता है। हालांकि ये सच है कि जो सरकारी मानक है, जो सरकारी रेट उनका तय किया जाता है वो उनके खर्चे से काफी कम होता है। इसको लेकर के एसोसिएशन ने कई बार जो अधिकारियों को ज्ञापन, उस पर एक कमेटी का गठन भी हुआ था पिछले दिनों, लेकिन उसपे जो उसका किराया है उसका निर्धारण नहीं हो पाया, लेकिन समिति का गठन हो गया था। तो अब एसोसिएशन की यही मांग है कि हमारा जो उसमें खर्चा होता है, जो समिति के द्वारा जो अब निर्णय लिया जाए, जो हमारी मांगों पर विचार किया जाए और उसमें एक ऐसा अमाउंट फिक्स किया जाए जिसमें मोटर मालिक को भी कोई भी नुकसान ना हो और उसमें जो खर्चा होता है कम से कम वो चीजें निकल सके, तो अपनी जेब से कम ना जाए। निर्वाचन हो, चाहे आपदा हो, चाहे फिर अन्य सरकारी कार्यों में अगर हमारी वाहनों को लगाया जाता है तो हम लगाने के लिए तैयार है, लेकिन उसका शुल्क निर्धारित होना चाहिए और शुल्क कम से कम ऐसा हो कि जो भी खर्चा है वो निकल आए और कुछ मोटर मालिक को उसमें प्रॉफिट हो सके। तो हालांकि अभी इस पर समिति गठित हो चुकी है, लेकिन अभी इस पर निर्णय नहीं हो पाया है। जो एसोसिएशन का कहना है जल्द इस पर निर्णय हो, तभी आगे की जो कहीं भी अगर प्राइवेट को लगाया जाता है उसमें लगाने के लिए वाहन को एक्वायर किया जाना चाहिए और तभी उस पर जो है सरकार सहयोग करने के लिए तैयार है। सरकार का हम लोग सहयोग करेंगे, सरकार उस पर विचार करे। चलिए बने रहिए पवन आप हमारे साथ। तो रिपोर्ट के आधार पर मिले वाहनों का किराया ये कहना है और साथ साथ कई और मांगे भी है। चलिए रुक करेंगे अगली बड़ी खबर की ओर। उत्तराखंड के शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे ने स्पष्ट कर दिया है कि अभी स्कूल खोलने का कोई भी इरादा सरकार का नहीं है। शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे ने साफ तौर पर कहा कि स्कूल खोलने का अभी हमारा कोई विचार नहीं है और आगे जो भी विचार होगा वो हमारी सरकार का सामूहिक विचार होगा। प्रदेश के हालात को देखते हुए निर्णय नहीं लिया गया और साथ ही उन्होंने फीस को लेकर भी स्पष्ट कहा कि जो स्कूल अपने बच्चों को ऑनलाइन शिक्षा दे रहे हैं उनको ट्यूशन फीस लेने का अधिकार है, ट्यूशन फीस ले सकते हैं, लेकिन जिनके अभिभावक संतुष्ट हैं और साथ ही साथ स्कूल अपने बच्चों को किसी भी प्रकार से शिक्षा नहीं दे रहे हैं जो उनको भी किसी भी तरह की फीस लेने का अधिकार नहीं है। पवन दीक्षित हमारे सहयोगी लगातार बने हुए हैं। पवन, उत्तराखंड सरकार ने अभी फिलहाल कोई फैसला नहीं लिया है स्कूल खोलने पर, तो वहीं बात की जाए अगर फीस को लेकर
क्योंकि काफी समय से अभिभावक जो है वो ये मांग कर रहे हैं कि फीस को लेकर जो है सरकार अपना बयान जारी करे, फीस नहीं लेनी चाहिए। बिल्कुल मोनिका, क्योंकि जो अभिभावक हैं वो काफी परेशान है, क्योंकि एक तरफ सरकार ने ये कहा है कि जिसके पास पैसे की उपलब्धताएं हैं, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं, उनके पास सैलरी, लॉकडाउन के कारण उनका रोजगार ठप हो गया है, उनके पास उनकी नौकरी चली गई है, जो प्राइवेट वर्कर है, इनके पास पैसे की कमी है, अभाव है, और ऐसे में कोई भी स्कूल प्रशासन अभिभावकों के ऊपर फीस को देने के लेकर के दबाव नहीं बना सकता है। लेकिन ऐसी खबरें जरूर आ रही हैं कि स्कूल प्रशासन ये चीजें मानने को राजी नहीं है। लगातार अभिभावकों के ऊपर दबाव बनाया जा रहा है और लगातार बच्चों पे प्रेशर बनाया जा रहा है। हालांकि ऑनलाइन कई जगह में क्लासेस चल रही हैं, लेकिन उससे बहुत ज्यादा बेनिफिट बच्चों को नहीं हो पा रहा है। बच्चे उससे कहीं कहीं जो मीडियम क्लास फैमिली है या फिर जो लोअर क्लास फैमिली है, उनके बच्चों के पास कहीं कंप्यूटर नहीं है, तो कभी मोबाइल की कमी है, कभी इंटरनेट की व्यवस्थाएं हर जगह से उपलब्ध नहीं है। तो इन तमाम कारणों से वो जो आपका सोशल जो आपका ऑनलाइन क्लासेस की जो व्यवस्था है, उन पे भी भागीदारी नहीं ले पा रहे हैं। लेकिन फीस को लेकर के दबाव लगातार बनाया जा रहा है। हालांकि शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे ने ये भी कहा है कि जो अभिभावक सक्षम है उनको फीस जरूर देनी चाहिए। उनके बच्चे अगर उसका लाभ ले रहे हैं ऑनलाइन क्लासेस का, तो उनको बच्चों को फीस उनके अभिभावकों को दे देनी चाहिए, ताकि जो स्कूल का स्टाफ है उसके भी कहीं कहीं जो रोजी रोटी के संकट है उसके सामने ना हो, और स्कूल प्रशासन भी अपने एम्प्लॉय को समय से जो सैलरी है वो दे सके। लेकिन किसी के ऊपर अन्यथा दबाव नहीं बनाया जाएगा। दूसरी बात, जो स्कूल खोलने को लेकर के सरकार की जो नीति है, उस पर भी अरविंद पांडे ने साफ किया है कि जो भी भारत सरकार की गाइडलाइन होगी उसके अनुसार हम अपने प्रदेश में स्कूल को खोलेंगे। जो भी सोशल डिस्टेंसिंग का मानक है या मास्क जरूरी है, इन तमाम पहलुओं का विचार किया जाएगा। लेकिन अभी तक स्कूल खोलने को लेकर के कोई भी सरकार ने निर्णय नहीं लिया, न ही कोई अभी केंद्र सरकार के द्वारा ऐसा कोई दिशा निर्देश जारी हुए हैं। हालांकि ये जरूर है कि जो बढ़ते हुए कोविड को देखते हुए अभी बच्चों की जान को खतरा महसूस हो रहा है और उनकी जान जोखिम में डाली नहीं जा सकती है स्कूल भेज करके। तो कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो स्कूल खोलने को लेकर के या फीस को लेकर के सरकार का स्पष्ट रवैया है, और खोलने को लेकर के खास तौर पर स्पष्ट ये है कि जब तक भारत सरकार की गाइडलाइन नहीं आएगी तब तक प्रदेश में स्कूल नहीं खुलेंगे। चलिए, बने रहिए पवन आप हमारे साथ। तो फिलहाल अभी प्रदेश सरकार ने फैसला लिया है कि स्कूल अभी नहीं खोले जाएंगे। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। बन्नू बिरादरी की ओर से परेड ग्राउंड में होने वाला रावण दहन ऐतिहासिक है। इस बार संजोग ऐसा हुआ है कि दशहरे के संस्थापक लक्ष्मण दास विरमानी का इसी साल निधन हुआ और कोरोना संकट काल के चलते दशहरा भी स्थगित करना पड़ रहा है। और आपको बता दें कि बन्नू बिरादरी समिति के अध्यक्ष ने बताया कि दशहरा 1948 से लगातार हो रहा है। हर बार यहां हजारों की संख्या में भीड़ उमड़ती है। इसी साल बीती 12 जून को समिति के संस्थापक और उनके पिता लक्ष्मण दास विरमानी का निधन हुआ है। उनके निधन के बाद पहला दशहरा कराना भावनात्मक रूप से बहुत मुश्किल था, लेकिन संजोगवश आयोजन नहीं हो रहा है। पवन हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। पवन, कोरोना काल के चलते स्थगित हो गया है दशहरा का आयोजन, और जिस तरीके से जिस बिरादरी की तरफ से यह आयोजन किया जाता है उनका भी यही मानना था कि इस बार जो ये कार्यक्रम है वो ना हो। बिल्कुल मोनिका, क्योंकि ये बन्नू बिरादरी के द्वारा पिछले 1949 से लगातार यहाँ पर रामलीला कमेटी का आयोजन किया जाता है। रामलीला का आयोजन किया जाता है। बन्नू बिरादरी के द्वारा ये रामलीला कमेटी बनाई गई थी, उसके संस्थापक थे। उनकी इस साल ही उनका निधन हुआ है। उनके पुत्र हरीश बिरमानी इसके अभी भी कमेटी के चेयरमैन हैं, जिनके सौजन्य से यहाँ पर एक भव्य दशहरे का आयोजन किया जाता है, जिसमें रावण का पुतला फूका जाता है दशहरे में। लेकिन इस बार संयोगवश ऐसा भी हुआ है कि एक तरफ तो संयोजक जो उनकी बन्नू बिरादरी के मेला कमेटी के जो संयोजक रहे उनका निधन हो गया। इस कारण भी इस बिरादरी के द्वारा इस बार दशहरे का आयोजन करने का कोई मन नहीं था। दूसरा, कोविड-19 को देखते हुए भी, उसके प्रोटोकॉल को देखते हुए भी इस बार दशहरे का जो रावण है उसका पुतला दहन नहीं हो पाएगा। तीसरा बड़ा कारण ये भी है, जहाँ पे परेड ग्राउंड में लाखों के संख्या में वहां पर बच्चे, बुजुर्ग और महिलाएं और जवान
सभी लोग इस पर्व को देखने के लिए वहां पर दशहरे में रावण का पुतला दहन को देखने के लिए मेले का जो आयोजन होता था वहां पर पहुंचते थे। वहां पर स्मार्ट सिटी के इस वक्त काफी काम जोरों पर है। इसी वजह से इस बार जो 15 अगस्त का जो ध्वजारोहण था वो भी वहां पर नहीं हो पाया और पुलिस लाइन में किया गया था। तो इस कारण ये 2-3 बड़े कारण हैं जिसकी वजह से इस बार दशहरे का आयोजन नहीं हो पाएगा। ये हरीश बिरवानी ने, जो मेला कमेटी के जो चेयरमैन हैं, उन्होंने इसकी जानकारी दी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका पवन, तमाम महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए। तो वही विकासखंड जोशीमठ के तपोवन बाजार में अब एटीएम खोलने की मांग जोर पकड़ने लगी है। यहां अब ग्रामीणों और जनप्रतिनिधियों ने प्रशासन से यहां एक एटीएम मशीन लगाने की मांग की है। आपको बता दें कि तपोवन में अभी तक बैंक के एक भी एटीएम नहीं है, जिससे वहां के लोगों को लेन देन और पैसों की निकासी के लिए 16 किलोमीटर दूर जोशीमठ आना पड़ता है। तो जोशीमठ में तपोवन बाजार में एटीएम खोलने की मांग ग्रामीणों ने की है और ग्रामीणों ने जनप्रतिनिधियों से एटीएम लगाने की मांग की है। तपोवन बाजार में अभी तक एक भी एटीएम नहीं है। तपोवन बहुत बड़ा क्षेत्र होने के साथ ही नीति मलारी बॉर्डर से भी जुड़ा हुआ है। यहाँ पर 2 जल विद्युत परियोजना का निर्माण कार्य कर कंपनी के सैकड़ों कर्मचारी कार्यरत हैं। साथ ही सीमांत के 40 गांव की जो लाइफलाइन ही ये तपोवन बाजार मानी जाती है। साथ ही यहाँ से सेना की आवाजाही भी होती रहती है। स्थानीय लोगों ने कई बार जिलाधिकारी को भी पत्र के माध्यम से तपोवन में बैंक के एटीएम लगाने को कहा था, लेकिन अभी तक यहाँ कोई बैंक के एटीएम नहीं लगाए गए हैं, जिससे यहाँ के लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तपोवन एक न्याय पंचायत क्षेत्र काफ़ी बड़ा क्षेत्र है और जहाँ तक एटीएम की बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे ग्राम प्रधान खुद भी जाके डीएम महोदय से भी 2-3 बार मिल करके भी उनको एप्लीकेशन दे के आए हैं। और ये सीमावर्ती इलाका होने के कारण भी देखिए बॉर्डर का एरिया, काफ़ी आर्मी वाले यहाँ पे आते हैं। तो जब वो आते हैं तो एटीएम नहीं उनको मिलता है, तो कैश नहीं मिल पाने से उन्हें काफ़ी निराशा होती है। और क्षेत्र में भी अगर एटीएम लग जाए तो हम लोगों को एटीएम यूज करने के लिए जोशीमठ में जाना पड़ेगा। नहीं, आपने सही कहा और इस बारे में मैं खासकर ग्राम प्रधान तपोवन से 1-2 बार डीएम महोदय को भी मैंने दे दिया है प्रस्ताव और उनको ये भी बताया गया कि तपोवन न्याय पंचायत स्तर का बड़ा क्षेत्र है और सीमांत क्षेत्र है राष्ट्र। और यहाँ पे हमें बार बार दिक्कत यही आती है कि एक बैंक होने के कारण नेटवर्किंग की प्रॉब्लम रहती है, जिससे तो इस स्थिति से काफ़ी लोग परेशान हैं। और मैं खुद ही स्पेशली देहरादून गोपेश्वर जाके डीएम कार्यालय गया था, उनको मैंने बताया था, अवगत कराया था कि महोदय हमें किसी भी हाल में यहाँ पे एक एटीएम चाहिए, जिससे पब्लिक को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने आश्वासन तो दिया था, मगर अभी तक 4 महीने हो गया, कोई इस पर सुनवाई नहीं हुई है। इवन मैंने जो बैंक के आरओ हैं उनको भी एप्लीकेशन दिया था, उनसे भी वार्ता करी थी। उन्होंने कहा कि शासन प्रशासन द्वारा जैसे हमें आदेश होगा उस अनुरूप हम यहाँ पे एटीएम की व्यवस्था करेंगे। संजय कुंवर हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं इस खबर पर। संजय, क्या कुछ कहना है ग्रामीणों का, किस तरीके से उन्हें दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, और जब उन्होंने शासन प्रशासन से गुहार लगाई तो क्या कुछ आश्वासन वहां से मिला, क्या कुछ प्रतिक्रिया वहां से मिली? जी बिल्कुल मोनिका, आपको बता दो कि जो ये सीमांत क्षेत्र जोशीमठ का तपोवन न्याय पंचायत तपोवन क्षेत्र पड़ता है, यहाँ पे लगभग जो है 40 से 50 जो जोशीमठ विकास खंड के गांव जुड़े हुए, इनका लाइफ लाइन यही बाजार माना जाता है तपोवन बाजार। और वहीं 2 मल्टीनेशनल कंपनी यहाँ पे काम कर रही है, जल विद्युत परियोजना का कार्य कर रही है धौलीगंगा में। इसके भी सैकड़ों वर्कर जो यहाँ पे काम करते हैं। और दूसरी बात ऋतु प्रवासी 30 से 40 गाँव का ये मुख्य बाजार है। इन तीनों चीजों को मिला के अगर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बहुत पहले ही 1-2 एटीएम खुल जाने चाहिए थे, लेकिन दुर्भाग्य है हमारे क्षेत्र का, सीमांत क्षेत्र का, कि आज तक यहाँ पे जो है एक भी एटीएम नहीं खुला है। अब धीरे धीरे जो ये मांग पकड़ रही है, जनप्रतिनिधि यहाँ पे लगे हुए लगातार जिला प्रशासन से मांग कर रहे हैं कि यहाँ पर कम से कम एक एटीएम खुल जाए, ताकि लोगों को, नीति घाटी के लोगों को इतनी दूर जो है जोशीमठ लेन देन के लिए ना आना पड़े। लेकिन जनप्रतिनिधियों का कहना है कि जो है विभागीय कुछ अड़चने आ रही है और जिला प्रशासन को लगातार पत्राचार कर रहे हैं, लेकिन अभी तक जो है यहाँ पे एक एटीएम नहीं खुल पाया। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए संजय।
वहीं टोल टैक्स को लेकर भगवानपुर में टोल प्लाजा पर विरोध प्रदर्शन किया गया। क्षेत्रीय विधायक ममता राकेश और बीजेपी प्रदेश महामंत्री सुबोध राकेश सैकड़ों लोगों के साथ टोल प्लाजा पहुंचे और क्षेत्रीय लोगों के टैक्स को लेकर धरने पर बैठे। आपको बता दें कि रुड़की देहरादून हाईवे का काम पिछले काफी दिनों से चल रहा था, जो अभी भी प्रगति पर है। हाईवे का काम अभी पूरा भी नहीं हुआ कि टोल अधिकारियों द्वारा लोगों से टैक्स वसूली का काम शुरू कर दिया गया है, जिसका क्षेत्रीय लोग विरोध कर रहे हैं। प्लाजा पर ये टोल लेना शुरू कर दिया गया है। मैंने अभी बात की जॉइंट मजिस्ट्रेट रुड़की नमामि बंसल जी से। मैंने कहा क्या प्रशासन की जानकारी में है कि यहाँ पर टोल शुरू कर दिया? उन्होंने कहा नहीं, हमारी जानकारी में नहीं है। न इन्होंने स्थानीय विधायक को पूछने का काम किया, न प्रशासन की जानकारी में है। इन्होंने जबरदस्ती तानाशाही दिखाते हुए टोल लेने का काम किया। हमारी मांगे हैं कि जब तक NH का काम पूरा नहीं हो जाता तब तक, और साइड में गड्ढे भरे में हैं, ना मिट्टी सफाई की है, ना सर्विस रोड शुरू की है, ना पानी की निकासी का कोई उचित प्रबंध किया है, ना सबको मुआवजा मिला है जिनका टोल के अंदर जिनकी ज़मीन गई है। तो जब तक ये सारी बातें पूरी नहीं होती तब तक कोई टोल नहीं दिया जाएगा। था अभी पूरे रोड की सही नहीं हुई है। दूसरे, अभी कोई आदेश का सिस्टम नहीं आया है कि कब से ये टोल यहाँ पर शुरू करना है। और तीसरी सबसे महत्वपूर्ण बात है इस क्षेत्र के लोकल लोगों की व्यवस्था। लोकल आदमी का कोई टैक्स नहीं लगना है, ये बात यहाँ पर की गई है। इन्होंने कल से जो प्रक्रिया शुरू की है उसमें ना लोकल ना बाहर का कुछ नहीं देखा जा रहा था। जो आ रहा है उसको पर्ची दी जा रही थी। हमने यहाँ पर बात करी है यहाँ के जो टोल के जो अधिकारी हैं कि यहाँ के लोकल लोगों की व्यवस्था यहाँ पर बनाएं। उनका कोई टैक्स इस टोल टैक्स पर नहीं लगेगा। उसके लिए आप चाहे उनके आधार कार्ड की या उनके पास की जो भी व्यवस्था आपके पास हो वो आप करें। ये है इनकी अभी सर्विस रोड का काम अधूरा है, तो उसी के संबंध में इनकी ये मांग है कि इन्हें टोल में कुछ छूट भी दी जाए। स्थानीय जो यहाँ के लोकल रहने वाले हैं उसी के संबंध में अभी संबंधित विभाग के जो अधिकारी हैं उनको बुलाया जाएगा और मीटिंग अभी करी जाएगी। जो ये मामला आया है इसमें बताया जा रहा है कि कुछ कासली हुई है आपस में, तो इस संबंध में वीडियो के आधार पर जो भी जिसकी भी गलती निकल के आएगी वो रिटर्न में पॉलिसी देगी। अर्शद हुसैन हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं इस खबर पर। अर्शद, क्या कुछ पूरा मामला बताया जा रहा है? क्या कुछ लोगों की यहाँ पर समस्याएं हैं? NH 73 पर जो रुड़की से देहरादून तक के लिए हाईवे बन रहा है, तो उसमें अभी कई किलोमीटर का रास्ता ऐसा है जो अभी तक तैयार नहीं हो पाया। पर अगर बात की जाए टोल टैक्स वालों की, तो उन्होंने अभी से ही टोल टैक्स वसूलना शुरू कर दिया, जिसको लेकर आसपास के लोगों ने भी इसका कड़ा विरोध किया और वहां पर जो है उसकी शिकायत स्थानीय राजनीतिक पार्टियों से की। तो जिसके बाद यहाँ पर भगवानपुर की विधायक ममता राकेश और भगवानपुर से ही जो भाजपा नेता हैं सुबोध राकेश वो मौका पर पहुंचे और वो भी लोगों के साथ यहाँ पर धरने में बैठ गए। जिसके बाद नमामि बंसल यहाँ पर पहुंचे हैं जो कि रुड़की जॉइंट मजिस्ट्रेट है और उन्होंने लोगों को समझा बुझाकर इस जाम को खुलवाया। उसके बाद उनका कहना है कि जब तक रोड पूर्ण रूप से तैयार नहीं होता तब तक इन लोगों से कोई टैक्स नहीं लिया जाएगा। वहीं जो आसपास के रहने वाले लोग हैं उनसे किसी तरह का कोई टैक्स वसूला नहीं जाएगा, ना ही उनका कोई पास बनाया जाएगा। बस उनको अपना पहचान पत्र या फिर आरसी, गाड़ी की आरसी दिखाकर ही वहां से जाने दिया जाएगा। जी चलिए, शुक्रिया आपका अर्शद तमाम महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए। तो उत्तराखंड के सरकारी स्कूलों में शौचालयों की व्यवस्था को लेकर कैग ने सवाल उठाए तो प्रदेश की राजनीति में भी गर्माहट आ गई है। पर्यटन मंत्री ने मोबाइल टॉयलेट का शुभारंभ किया। कांग्रेस उपाध्यक्ष ने सरकार पर आरोप लगाया कि बीजेपी सरकार प्रदेश की जनता को हमेशा गुमराह करती है। ये सरकार जुमलों की सरकार है। कुछ दिनों पूर्व सरकार खूब सुर्खियां बटोर रही थी कि हमने उत्तराखंड को ODF फ्री कर दिया है। कैग की रिपोर्ट आज सरकार के उन दावों की पोल खोल रही है। ऐसे में सरकार का विकास पर कोई ध्यान नहीं है, सिर्फ जुमलों से अपनी राजनीतिक रोटियां सेकी जा रही है। ODF तो फर्जी पहले साबित हो चुका है कि फर्जी इन्होंने ODF घोषित किया था। लेकिन राज्य में जो पर्यटन प्रदेश है, जो तीर्थाटन प्रदेश है, जहाँ यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ, हेमकुंड साहिब और उसके अलावा पूरे तीर्थाटन के अलावा पूरा पर्यटक देश और दुनिया से आता है, उस राज्य में अगर सारे यात्रा रूट्स में, सारे महत्वपूर्ण पर्यटक स्थलों में, सारे महत्वपूर्ण तीर्थ स्थलों पर अगर यहाँ पर शौचालय नहीं है, कहाँ यात्री जाएगा?
ओडीएफ भी आप फर्जी करते रहिए, उससे क्या फर्क पड़ता है। सीएजी की रिपोर्ट आई तो आपने चिन्हित करने की बात कर दी, अब आप चिन्हित कर रहे हैं, आप कहाँ लगा पाएंगे, आप कहाँ बना पाएंगे। अब तो जब 2022 में कांग्रेस की सरकार आएगी तो कांग्रेस की सरकार इस काम को करेगी।